अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत टेस्ट 5। हम कुछ दिनों से 11वीं बायोलॉजी का लगातार टेस्ट ले रहे हैं और ये टेस्ट हम लोग चैप्टर वाइज ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो लिविंग वर्ल्ड सजीव जगत जो चैप्टर है उनसे लगभग कहना चाहिए 2 या 3 टेस्ट लिए थे और यहाँ पर जो किंगडम मोनेरा है उनका कहना चाहिए तीसरा टेस्ट है। तो हम लोग 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं उन सब का हम लोग पहले थ्योरिकल अध्ययन करेंगे और अपने यूट्यूब में मैं इसको अपलोड भी करूँगा। और आप लोग आपके पास जो भी बुक है, कोई भी लेखक का जो बुक है उसका आप लोग पहले अध्ययन करिए और साथ में मेरा जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, इसका भी आप लोग अध्ययन करिए। उसके बाद आप लोग जिस चैप्टर का आप लोग पहले यूट्यूब देखते हैं, जिस चैप्टर का आप लोग पहले अध्ययन करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस वर्क के रूप में उस चैप्टर का आप लोग अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो विषय पकड़ है उस चैप्टर में आपका विषय बहुत ही मजबूत हो जाएगा। यदि आप केवल थ्योरिकल पढ़ाई करते हैं, केवल यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप जब तक ऑब्जेक्टिव टेस्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका कहना चाहिए विषय पकड़ मजबूत नहीं होगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है जो स्टूडेंट डायरेक्ट थ्योरी का ही पढ़ाई करता है, चाहे कहना चाहिए पढ़ाई करने का कोई भी माध्यम हो, यदि वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है और सीधे एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं जो थ्योरिकल में आसानी से नहीं मिल पाता है। तो इससे आप लोग पहले थ्योरिकल अध्ययन करिए और उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग अधिक से अधिक बायोलॉजी का आप लोग टेस्ट दिलाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको कहना चाहिए इसका फल या फिर लाभ ज़रूर मिलेगा। ये कहना चाहिए विशेष रूप से नीट बायोलॉजी पर आधारित है। 11वीं 12वीं को तो मेरा यूट्यूब चैनल कवर करेगा ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हैं तो आपका 12वीं बायोलॉजी में 95 अंक तो आएंगे ही आएंगे। साथ में ही यदि मेरा आप यूट्यूब का लगातार अध्ययन करेंगे, 11वीं से ही अध्ययन करेंगे, तो आपका नीट बायोलॉजी में अधिक से अधिक अंक मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरिकल वीडियो भी मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेगा, जो कि अन्य चैनलों में इस प्रकार की सुविधा नहीं है। क्लियर? तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रोग की जर्म थ्योरी किसने दी? ये एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है। ठीक है, आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने कहना चाहिए रोगों के लिए जर्म थ्योरी सिद्धांत किसने दी थी। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? यहाँ पर उत्तर है पाश्चर। यहाँ पर उत्तर है पाश्चर, मतलब जो पाश्चर नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने कहना चाहिए रोगों के लिए जर्म थ्योरी सिद्धांत दिए थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, चावल का बैक्टीरियल ब्लाइट रोग। चावल का बैक्टीरियल ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का नाम है। ये जो टेस्ट अध्ययन कर रहे हैं ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है और माइकोप्लाज्मा है और साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया मतलब नीलहरित शैवाल। तो आपको यहाँ पर इन्हीं से संबंधित पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, जीवाणु जनित रोग और कुछ एक्टिनोमाइसिटिस और माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया से। तो यहाँ पर आपको बताना है जो चावल होती है, जो धान होती है, तो चावल का बैक्टीरियल ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? ए, जैंथोमोनास ओराइजी। जैंथोमोनास ओराइजी ये कहने चाहिए एक बैक्टीरिया का नाम है जो चावल में कहना चाहिए बैक्टीरियल ब्लाइट रोग इनसे होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक रोग कारक के द्वारा कैंकर रोग होता है। जो कहना चाहिए लिमोन प्लांट से होते हैं, नींबू जो पौधे होते हैं
उनकी पत्तियों में एक कैंकर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एक साइट्रस कैंकर रोग हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो इसका भी उत्तर क्या है? ज़ैंथोमोनास साइट्री। ज़ैंथोमोनास साइट्री, ये जो कहना चाहिए जो नींबू लिमोन नामक जो प्लांट्स होते हैं उनमें कहना चाहिए पत्ती में एक साइट्रस कैंकर रोग हो जाती है। तो बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास साइट्री। और जो कहना चाहिए जो धान में भी कहना चाहिए बैक्टीरियल ब्लाइट रोग होते हैं, वो भी कहना चाहिए ज़ैंथोमोनास ओराइजी ही है। मतलब ज़ैंथोमोनास से कहना चाहिए रोग उत्पन्न करने वाले ये जीवाणु है। क्लियर? आगे है क्राउन गॉल किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसको हम लोग पहले टेस्ट में मतलब जो 12वीं के अंतर्गत जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किए थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक बैक्टीरिया का नाम आप लोग को याद होगा, 12वीं के स्टूडेंट्स को नाम याद होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है जी, यहाँ पर है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। इस बैक्टीरिया में कहना चाहिए टी.आई. प्लाज्मिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टी.आई. प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का उपयोग कहना चाहिए विशेष रूप से किसमें किया जाता है? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये कहना चाहिए प्लांट के जीएमओ में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, जिसको कहना चाहिए क्या कहा जाता है? जीएम प्लांट। जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यदि पौधों के आनुवंशिकी में चेंजेस किया जाता है तो उसको जीएम प्लांट, और यदि जंतु में किया जाता है तब जीएम एनिमल कहा जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इसमें पाई जाती है टी.आई. प्लाज्मिड। ये जो टी.आई. प्लाज्मिड है ये कहना चाहिए वेक्टर है। ये क्या है? एक वेक्टर है। जिस प्रकार से कहना चाहिए ई. कोलाई नामक बैक्टीरिया, ई. कोलाई नामक बैक्टीरिया में कहना चाहिए PBr 322 प्लाज्मिड पाया जाता है और PUC प्लाज्मिड पाया जाता है। उसी प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस में टी.आई. प्लाज्मिड पाया जाता है। इनका उपयोग प्लांट का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें विशेष रूप से किया जाता है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस को एक प्राकृतिक इंजीनियर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस है इसमें जो टी.आई. प्लाज्मिड होती है, क्या होती है? एक टी.आई. प्लाज्मिड होती है। इनकी सहायता से कौन सा रोग होता है? क्राउन गॉल डिसीज होता है। क्राउन गॉल डिसीज। तो क्राउन गॉल डिसीज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस की। क्लियर? आगे चलते हैं। नींबू का कैंकर रोग होता है। जस्ट अभी आप लोग को बताया था मैं, जो कहना चाहिए नींबू एक प्लांट्स है, इनकी पत्तियों में कहना चाहिए साइट्रस कैंकर रोग हो जाते हैं। साइट्रस कैंकर रोग हो जाते हैं। तो ये जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं, कवक से नहीं होते हैं, वायरस से नहीं होते हैं, नेमेटोडा से नहीं होते हैं। ये कहना चाहिए जीवाणु से होती है। ज़ैंथोमोनास साइट्री बैक्टीरिया का नाम है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो स्वतः वृद्धि तथा स्वतः जनन की क्षमता रखता है? तो आप लोग को मैं बताया था जो माइकोप्लाज्मा होते हैं। क्या होते हैं? माइकोप्लाज्मा, जिसको कहना चाहिए PPLO भी कहा जाता है। PPLO भी कहा जाती है। ये सबसे छोटा जीव होता है। ये बैक्टीरिया से भी कहना चाहिए छोटा जीव होता है। क्लियर? और ये स्वतः कहना चाहिए ग्रोथ कर सकता है और स्वतः प्रजनन करने की क्षमता रखता है। स्वतः प्रजनन मतलब कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर? इसमें कहना चाहिए एलिमेंट्री सेल बॉडी पाई जाती है। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं बताया था, इसमें कहना चाहिए माइकोप्लाज्मा PPLO में एक कहना चाहिए एलिमेंट्री सेल बॉडी पाई जाती है। एलिमेंट्री सेल बॉडी, इनकी सहायता से कहना चाहिए प्रजनन कर सकते हैं। पुस्तक में लिखा रहता है एलिमेंट्री सेल बॉडी की सहायता से प्रजनन करते हैं, लेकिन एक साल पूछा गया था
एलिमेंट्री सेल बॉडी से किस प्रकार के प्रजनन करते हैं, कि कायिक करते हैं, कि एसेक्सुअल करते हैं, कि सेक्सुअल करते हैं। तो एलिमेंट्री सेल बॉडी से जनरली तौर पर ये कहना चाहिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब कायिक जनन करते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पर सही उत्तर है। ये सबसे छोटा जीव है और ये कहना चाहिए स्वतः ग्रोथ और स्वतः रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है लिटिल लीप ऑफ ब्रिंजल रोग होता है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कहना चाहिए ब्रिंजल मतलब होता है एक प्रकार से बैगन है। क्या है ये, बैगन है। और इनके लीफ में लिटिल लीफ नामक रोग हो जाती है, मतलब इस रोग में जो बैगन पौधे होती है उनकी पत्तियां क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिनको कहना चाहिए लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिसीज कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर उत्तर क्या है, बी आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। क्लियर। अगली क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कथन माइकोप्लाज्मा के लिए गलत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको उत्तर मिलेगा कि कौन सी कथन गलत है। क्लियर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसे PPLO कहते हैं। तो ये क्या है, ये सही। यह बहुरूपी होते हैं, यह भी सही। इसके कई रूप होते हैं माइकोप्लाज्मा के। यह पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, ये भी सही। यह पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो यही कहना चाहिए गलत ऑप्शन है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, डी। माइकोप्लाज्मा कहना चाहिए पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, इनके प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। इसको याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया है। माइकोप्लाज्मा कहना चाहिए एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी तो होते हैं, लेकिन पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। बल्कि कहना चाहिए टेट्रामाइसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, या उनके प्रति क्या होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं, लेकिन पेनिसिलिन के प्रति ये संवेदनशील नहीं होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल में सम्मिलित हैं। आप लोग को मैं बताया था सेल कहना चाहिए उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि एक उदाहरण है, ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और ये हो गया यूकैरियोटिक सेल। ठीक है जी। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जीवाणु आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और इसमें कहना चाहिए एक्टिनोमाइसिटिस आते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं इसमें समस्त कहना चाहिए जो जगत होते हैं 4 जगत। जैसे कि पहला, जैसे कि ये कहना चाहिए किंगडम मोनेरा है, ये कौन से जगत है, किंगडम मोनेरा, जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। जो 4 जगत है जैसे कि प्रोटिस्टा और जो फंजाई और प्लांटी मतलब प्लांट और एनिमल, ये जो 4 जगत है ये कहना चाहिए यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक सेल मतलब आधुनिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक मतलब ओल्ड कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहना चाहिए सेल ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अधिकांश सेल ऑर्गन क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। राइबोसोम रहेंगे तो 70 एस रहेंगे, यूकैरियोटिक में 80 एस होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सम्मिलित होते हैं। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, डी। क्लियर। आगे है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये जो कहना चाहिए कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, ये जो 5 जगत होते हैं उनमें कहना चाहिए 3 जगत में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पहला जगत होता है किंगडम मोनेरा, सेकंड क्या होता है प्रोटिस्टा, और तीसरा क्या होता है फंजाई, और चौथा क्या होता है प्लांटी, और 5वां क्या होता है एनिमल। इनमें जो कोशिका भित्ति है किंगडम मोनेरा में पाई जाती है। ठीक है, किंगडम मोनेरा में पाई जाती है। और जीवाणु में कहना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकान या फिर नाम NAM NAG पॉलीसेकेराइड इनसे बनी होती है। और ये जो
फंजाई होते हैं, मतलब कवक होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होती है। और इसमें कहना चाहिए काइटिन की बनी होती है। इसमें किससे बनी होती है? काइटिन की। और काइटिन एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड होते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं इसमें भी पाई जाती है। और इसमें कहना चाहिए ये सेल्यूलोज से बनी होती है। और जो एनिमल सेल होते हैं इनमें सेल वाल क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? एब्सेंट। और इसमें भी क्या होते हैं? एब्सेंट। तो कहना चाहिए 5 जगत में 3 जगत में प्रेजेंट और 2 जगत में एब्सेंट। तो कहना चाहिए जो सेकंड है प्रोटिस्टा, इसमें भी एब्सेंट और एनिमल में भी एब्सेंट। लेकिन किंगडम मोनेरा में तो प्रेजेंट है। लेकिन किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो कहना चाहिए माइकोप्लाज्मा होते हैं। किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट तो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, और कवक में तो प्रेजेंट ही रहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि कवक तो एक अलग जगत है। तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या मिलेगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा में एलिमेंट्री सेल बॉडी क्या कार्य करती है? आप लोगों को जस्ट ऊपर में बताया था माइकोप्लाज्मा की एक विशेषता भी होती है। इसमें क्या पाई जाती है? एलिमेंट्री सेल बॉडी पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है? प्रजनन। इसका कार्य क्या होता है? प्रजनन। लेकिन किस प्रकार की प्रजनन है ये? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी प्रजनन। आप लोग जानते होंगे प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं? वेजिटेटिव। सेकंड क्या होते हैं? एसेक्सुअल। और तीसरे क्या होते हैं? सेक्सुअल। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इन दोनों में रिप्रोडक्शन के लिए 2 जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 2 जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है, एक होते हैं नर और एक होते हैं मादा। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो नए जीव बनते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए जीव बनते हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं, क्योंकि उसमें 2 जीव भाग नहीं लेते हैं। 2 अलग अलग जीवों के जेनेटिक्स भाग नहीं लेते हैं, जिनके कारण कहना चाहिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी जीव उत्पत्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट्री सेल बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? वर्धी प्रजनन में भाग लेना। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, लेग्यूम में कवक कुर्चिका किससे उत्पन्न होता है? लेग्यूम मतलब क्या होता है? एक लेग्यूमिनोसी नामक एक कुल है। ठीक है जी, जो बेंथाम हुकर ने कहना चाहिए जब पादपों का क्लासिफिकेशन किया है तो उनको कहना चाहिए 200 से अधिक कुलों में विभाजित किया है। तो लेग्यूमिनोसी पेपिलियोनेसी उपकुल। तो लेग्यूमिनोसी के अंतर्गत जितने भी पौधा पाते हैं उन सबको लेग्यूम कहा जाता है। ये कहने से सब दाल देने वाले पौधे होते हैं। और दाल देने वाले पौधों की विशेषता होती है कि इनमें कहना चाहिए रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया वहाँ पर क्या कार्य करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। ठीक है जी, इसी कारण कहना चाहिए क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाते हैं, एक बार दलहनी और एक बार अदलहनी। ऐसे करने से भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन लेग्यूम में कहना चाहिए एक रोग है कवक कुर्चिका, किससे उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है यहाँ पर सही उत्तर ये क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से कवक कुर्चिका रोग उत्पन्न होते हैं लेग्यूम में। क्लियर? इसी प्रकार से एक बार क्वेश्चन आया था, जो फीमेल होते हैं जब गर्भवती होते हैं तो उनमें नेचुरली रूप से कहना चाहिए एबॉर्शन हो जाते हैं। तो उसमें कहना चाहिए माइकोप्लाज्मा जनित क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। मतलब माइकोप्लाज्मा के कारण भी जो गर्भ होते हैं नेचुरली तौर पर क्या हो सकते हैं? एबॉर्शन हो सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका द्रव्य, डीएनए, आरएनए प्रेजेंट है लेकिन सेल वॉल नहीं है। एक ऐसा सूक्ष्म जीव या फिर जीव है जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, डीएनए प्रेजेंट,
आरएनए प्रेजेंट लेकिन सेल वॉल अब्सेंट। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? माइकोप्लाज्मा। अभी आप लोग को बताया था जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? ये साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये आप लोग को पहले भी बताया था मैं। जैसे कि मान लो कहना चाहिए ये क्या है, ये कोशिका है। कोशिका का क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये अंदर वाले भाग क्या है? न्यूक्लियस। ये अंदर में क्या पाए जाएंगे? क्रोमोसोम। अंदर में क्या पाए जाएंगे? डीएनए। ठीक है, कुछ आरएनए भी पाए जाएंगे, आरएनए इधर भी पाए जा सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है? तो इतने में कहना चाहिए, जो पूरी कहना चाहिए यहाँ पर जो द्रव भरी रहती है इतने में, मतलब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो द्रव पाई जाती है उस द्रव को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो इसमें द्रव भरी रहती है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? और प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य किसको कहा जाता है? तो जीव द्रव्य कहा जाता है, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितने भी द्रव होती है, इसके अंदर मतलब पूरी इतने में जितने भी जो द्रव होती है, इतने में इन पूरे द्रव को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन देखेंगे तो उसमें 90% क्या होता है? उसमें वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। क्लियर? इसी कारण कहना चाहिए यदि कोशिका में, हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो कोशिका क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाते हैं। मतलब कोशिका को सक्रिय रहने के लिए उसमें 90% वाटर चाहिए। इसी कारण हक्सले नामक साइंटिस्ट ने कोशिका को, जीव द्रव्य को या फिर प्रोटोप्लाज्मा को क्या कहा है? जीवन का भौतिक आधार। हक्सले नामक साइंटिस्ट ने कहा है कि जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। मतलब जीव द्रव्य है तो कोशिका जीवित है, जीव द्रव्य नहीं है तो कोशिका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा और वह आर्गन क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? माइकोप्लाज्मा। इसमें कोशिका द्रव्य भी है, डीएनए भी रहेगा, आरएनए भी रहेगा, लेकिन कहना चाहिए उसमें सेल वॉल क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर की तरह कार्य करते हैं। बायो फर्टिलाइजर की तरह कार्य करते हैं। बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक, जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का कार्य करते हैं उसको बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। विशेष रूप से कहना चाहिए जो पुरानी सिलेबस है और नई सिलेबस में भी बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक जो भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं? बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत जो 12वीं के जो चैप्टर है, सिलेबस है, उसमें कहना चाहिए एक चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें बायो फर्टिलाइजर एक चैप्टर है। तो बायो फर्टिलाइजर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर जो भूमि, ऐसा सूक्ष्म जीवी जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ठीक है, तो पुस्तक में इसको 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया गया है। पहला लिखा गया है सिम्बायोसिस, सहजीवी, और दूसरा है नॉन सिम्बायोसिस। ठीक है, जो सिम्बायोसिस है उसके अंतर्गत पहला होता है दलहनी राइजोबियम। पहला होता है दलहनी राइजोबियम। सेकंड होता है एजोला एनाबिनी। एजोला एक कहना चाहिए फ्लोटिंग फर्न है, उनकी पत्तियों में एनाबिनी पाई जाती है। और तीसरा होता है माइकोराइजा।
तीसरा होता है माइकोराइजा, इनको कहा जाता है कवक मूल। जो बड़ी पौधे होते हैं उनकी मूल में मतलब रूट में कवक पाए जाते हैं। और यहाँ पर इन तीनों विधि से मतलब सिम्बायोसिस के अंतर्गत पहला होता है राइजोबियम दलहनी, सेकंड होता है एजोला एनाबिनी और तीसरा होता है कवक मूल माइकोराइजा। ये सहजीवी संबंध होते हैं, यहाँ पर दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होते हैं। इस विधि से कहना चाहिए भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर की तरह कार्य करते हैं। नॉन सिम्बायोसिस, इसके अंतर्गत कहना चाहिए कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो सिम्बायोसिस नहीं होते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है एजेटोबैक्टर और पोलीमिक्सा। एजेटोबैक्टर और पोलीमिक्सा, विशेष रूप से एजेटोबैक्टर जो भूमि में कहना चाहिए फ्री लिविंग पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवी और वायवीय शोषण करते हैं। ये भी कहना चाहिए भूमि की उर्वरा शक्ति क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से दो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दो नीलहरी शैवाल होते हैं जिनको कई बार पूछा जाता है। एक होता है नॉस्टॉक और एक होता है एनाबिनी। एक होता है नॉस्टॉक और एक होता है एनाबिनी। ये दोनों भी कहना चाहिए क्या कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य इसके कौन से अंग में होते हैं, ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जो नॉस्टॉक होते हैं इनमें एक आर्गन होता है हेट्रोसिस्ट, इनमें एक आर्गन होता है हेट्रोसिस्ट। उसी हेट्रोसिस्ट में कहना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, ए मतलब नॉस्टॉक और एनाबिनी। क्लियर। आगे क्वेश्चन है वर्णक मतलब पिगमेंट, फाइकोसाइनिन व फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को कहना चाहिए हम लोग क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल कहा जाता है। और ये दोनों पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये जो फाइकोसाइनिन होते हैं इनके कारण कहना चाहिए नीला कलर प्राप्त होता है। क्या कलर प्राप्त होता है, ब्लू मतलब नीला। और ये जो फाइकोइरेथ्रिन होते हैं इनसे कहना चाहिए रेड कलर प्राप्त होता है। ठीक है जी, इसको भी एक बार पूछा गया था। जो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन जो पिगमेंट से पाए जाते हैं उनमें फाइकोसाइनिन से कौन सा कलर प्राप्त होते हैं, तो आपको याद रखना है फाइकोसाइनिन से ब्लू कलर और फाइकोइरेथ्रिन से रेड कलर। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, साइनोबैक्टीरिया। ये जो विभिन्न प्रकार के जो पिगमेंट्स होते हैं इनका अध्ययन विशेष रूप से शैवालों में भी किया जाता है, क्योंकि कहना चाहिए वहाँ पर शैवाल को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, लाल शैवाल, हरी शैवाल, भूरी शैवाल, पीली शैवाल। तो वहाँ पर अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नॉस्टॉक व एनाबिनी या एनाबिना द्वारा होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग को जस्ट मैं बताया था जो नॉस्टॉक होते हैं या फिर एनाबिनी होते हैं उसमें कहना चाहिए हेट्रोसिस्ट एक आर्गन पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट एक आर्गन पाए जाते हैं। यही हेट्रोसिस्ट क्या कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब क्या होता है, जो कहना चाहिए जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होता है इसको पहले कहना चाहिए अमोनिया NH4 या NH3 में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। फिर इस कहना चाहिए जो अमोनिया या फिर अमोनियम है उनको आगे चलकर NO2 में चेंज करते हैं, फिर आगे चलकर इसको NO3 में चेंज करते हैं और पौधे NO3 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसको कहना चाहिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है नील हरित शैवाल का प्रमुख लक्षण है। नील हरित शैवाल का प्रमुख लक्षण है, तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए लक्षण बताना है। क्लियर। देखते हैं हिस्टोन रहित DNA, ये भी लक्षण क्या है, सही। ये हिस्टोन रहित DNA क्या है, जैसे कि एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ये आधुनिक कोशिका और ये ओल्डर कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं इसमें कहना चाहिए DNA तो होते हैं, क्या होते हैं, DNA होते हैं, लेकिन इसमें हिस्टोन अब्सेंट होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं इनमें जो कहना चाहिए जो DNA होता है
क्या होता है, जो डीएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ, ये आगे चलकर हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। हिस्टोन एक प्रोटीन है, क्षारीय प्रोटीन है, हिस्टोन कहना चाहिए, प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, गुणसूत्र बना लेते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका में मतलब हिस्टोन प्रोटीन, जो क्षारीय प्रोटीन होते हैं, क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन और डीएनए होते हैं। लेकिन जो नीलहरी शैवाल होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उसमें कहना चाहिए क्षारीय प्रोटीन मतलब हिस्टोन रहित डीएनए होते हैं। क्लियर। सेकंड है केंद्रकी झिल्ली अनुपस्थित, ये भी लक्षण है, क्योंकि किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया में कहना चाहिए न्यूक्लियस तो होती है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। 70S राइबोसोम, ये भी लक्षण है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S राइबोसोम होते हैं और यूकेरियोटिक में 80S राइबोसोम होते हैं। और ये राइबोसोम मतलब कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहाँ पर 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपरोक्त लक्षण प्रेजेंट होते हैं नीलहरी शैवाल मतलब साइनोबैक्टीरिया में। क्लियर। अगली क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, तो आपको बताना है कि किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, इनकी विशेषता है। ये माना जाता है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें केंद्रक और केंद्रिका भी नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक और केंद्रिका भी नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि ये कहना चाहिए क्या है, ये कोशिका है, ठीक है, और ये क्या है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका। तो जो साइनोबैक्टीरिया होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है, और ये माना जाता है ये जो न्यूक्लियस है ये भी नहीं होता है, और ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका ये भी नहीं होता है। क्लियर। नीलहरी शैवाल ये दूसरा नाम है उसका। नाइस्टाक एक साइनोबैक्टीरिया है, एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो उत्तर क्या है यहाँ पर, उपरोक्त सभी। क्लियर। अगली क्वेश्चन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर फ्यूनेरिया गलत। उसके बाद कहना चाहिए एनाबिना या एनाबिनी सही। क्लेमाइडोमोनास गलत। कोकस गलत। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होगा, एनाबिनी। एक नाइस्टाक होता है, एक एनाबिनी है, एक राइजोबियम है, एक एजेटोबैक्टर है और कुछ अन्य जीवाणु है, एजोस्पाइरिलम। क्लियर। ये सब कहना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु होते हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, नाइस्टाक, एनाबिनी, एजेटोबैक्टर, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया है जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करते हैं, मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब ये एक प्रकार से कहना चाहिए किसानों के ये सब मित्र हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, तो उत्तर क्या है, साइनोबैक्टीरिया। अभी आप लोग को बताया था मैं, जो नाइस्टाक होते हैं, एनाबिनी होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं, और ये हेट्रोसिस्ट में ही क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले पिगमेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले पिगमेंट्स होते हैं, तो उस एक कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहिए उत्तर क्या है यहाँ पर, क्रोमेटोफोर। उत्तर क्या है, क्रोमेटोफोर। मतलब हेट्रोसिस्ट गलत, बेसल बॉडी गलत, न्यूमेटोफोर गलत। मतलब ये साइनोबैक्टीरिया का मान लो कहना चाहिए एक सेल है, ठीक है, इसी में कहना चाहिए कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या है यहाँ पर, क्रोमेटोफोर है। आगे है माइकोप्लाज्मा वायरस से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि यह संवेदनशील होता है।
माइकोप्लाज्मा जो कि कहना चाहिए सबसे छोटे जीव हैं, वायरस से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि यह संवेदनशील होता है। आप लोगों को मैं शुरू में बताया था इसी टेस्ट में, ये माइकोप्लाज्मा कहना चाहिए छोटे जीव होते हैं सबसे, ठीक है। इसमें कहना चाहिए सेल्फ ग्रोथ होता है, सेल्फ ग्रोथ होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्लियर। और ये भी बताया था कि ये जो एंटीबायोटिक होते हैं पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक होते हैं पेनिसिलिन, इनके प्रति ये संवेदनशील नहीं होते हैं, लेकिन कोई दूसरा एंटीबायोटिक्स है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, इनके प्रति क्या होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं। माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंस पावर तो रखते हैं, लेकिन जो पेनिसिलिन होते हैं उनके खिलाफ या उनके प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं, क्लियर। आगे है ग्राम नेगेटिव जीवाणु अपने आसपास के वातावरण के रसायनों की पहचान एवं उनके प्रति प्रतिक्रिया किसके द्वारा करता है। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को जनरली तौर पर कहना चाहिए दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है स्टेनिंग के आधार पर, ठीक है। जो पर्पल कलर ग्रहण करते हैं उसको ग्राम पॉजिटिव, और जो पर्पल कलर ग्रहण नहीं करते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, क्लियर। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं अपने आसपास के जो वातावरण में जो रसायन होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका कहना चाहिए पहचान किसके द्वारा करते हैं, और उनके प्रति जो प्रतिक्रिया होते हैं किसके द्वारा करता है। तो उत्तर यहाँ पर क्या है, ए मतलब पोरिन्स। क्या है, पोरिन्स। पोरिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। इन्हीं की सहायता से कहना चाहिए रसायनों की क्या करते हैं, पहचान करते हैं, और उनके प्रति क्या प्रदर्शित करते हैं, प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट का अमोनिया में परिवर्तन कहलाता है। नाइट्रेट मतलब NO3, NO3, नाइट्रेट का अमोनिया में परिवर्तन, अमोनिया मतलब NH3, यह है अमोनिया और यह है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर उत्तर क्या है, रिडक्टिव अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडक्टिव मतलब अपचयन क्रिया। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन मतलब अपचयन। तो मान लो कहना चाहिए जो नाइट्रेट होते हैं यदि उनका अमोनिया में परिवर्तन होता है तब ये क्या कहलाती है, ये रिडक्टिव रिएक्शन, क्लियर। अगला क्वेश्चन है गलत कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे तभी हमको सही उत्तर मिलेगा कि कौन सी कथन गलत है। माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है, तो ये सही। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो कहना चाहिए ये माइकोप्लाज्मा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें कहना चाहिए इस सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जीवाणु NAM NAG ये भी सही है, क्योंकि जो जीवाणु होती है उनकी कोशिका भित्ति में ये रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, N-एसिटिल म्यूरेमिक अम्ल और N-एसिटिल ग्लूकोसामाइन, क्लियर। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला अनुपस्थित, ये भी सही है। फ्लैजिला बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लोकोमोशन का कार्य करती है, क्लियर। साइनोबैक्टीरिया में सामान्यतः फ्लैजिला क्या होती है, एब्सेंट होती है। जीवाणु पिलाई व फिमरी मुख्य रूप से प्रचलन अंग है, तो यही कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, डी। जीवाणु में जो पिलाई व फिमरी होते हैं वो मुख्य रूप से प्रचलन अंग नहीं होते हैं,
उसमें 1 से 8 प्रकार के कहना चाहिए पिलाई या फिर फिमरी पाए जाते हैं। उनमें जो प्रथम होते हैं और जो 8 होते हैं वो सेक्स पिलाई होते हैं, जो कंजुगेशन में मदद करते हैं। कंजुगेशन एक प्रकार का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मदद करते हैं। और अन्य जो पिलाई व फिमरी होते हैं वो आधार से चिपकने में मदद करते हैं। ठीक है, उसमें कहना चाहिए जीवाणु में एक ग्लाइकोकेलिक्स भी होते हैं, वो भी आधार से चिपकने में मदद करते हैं। और जो पिलाई या फिमरी होते हैं वो भी कहना चाहिए आधार से चिपकने में मदद करते हैं। बल्कि जीवाणु में कहना चाहिए जो प्रचलन अंग फ्लैजिला होते हैं, जीवाणु में कहना चाहिए फ्लैजिला पाए जाते हैं, वो लोकोमोटरी आर्गन होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। गोल्जी बॉडी कहना चाहिए एक सेल आर्गन है, जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये क्या है, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो जैसे यूकैरियोटिक कोशिका और ये क्या है, मध्य में केंद्रक, और ये कहना चाहिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और मध्य में क्या होती है, न्यूक्लियार्ड। इसमें हम लोग न्यूक्लियार्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्लियर। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है यहाँ पर एक आर्गन रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी कहेंगे। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये भी कहना चाहिए इसमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पर इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, इसमें कहना चाहिए बीच बीच में इस प्रकार से लाइसोसोम भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, लाइसोसोम। और यहाँ पर कहना चाहिए सेंट्रोसोम भी पाए जाएंगे। ये सब आर्गन यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सब आर्गन क्या होती है, अब्सेंट होती है। मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट, गोल्जी बॉडी अब्सेंट, इसमें लाइसोसोम अब्सेंट, इसमें सेंट्रिओल अब्सेंट, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, इसमें केवल राइबोसोम पाई जाती है। इस प्रकार से वो कहना चाहिए राइबोसोम क्या होती है, 70S होती है। इसमें जो राइबोसोम होती है वो क्या होती है, 80S होती है। तो यहाँ पर कहना चाहिए गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। तो उत्तर क्या है, कवक में प्रेजेंट, पादप में प्रेजेंट, जंतु में प्रेजेंट। तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी किस में नहीं पाई जाती है, तो जीवाणु में नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, इन सब में जनरली तौर पर सब प्रोकैरियोटिक है। तो इनमें कहना चाहिए अधिकांश सेल आर्गन क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्रकी नहीं है, पूर्व केंद्रकी नहीं है। तो यहाँ पर कहना चाहिए पूर्व केंद्रकी मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले को हम लोग पूर्व केंद्रकी कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्रकी नहीं है। तो उत्तर क्या है, सैक्रोमाइसिस सीरेविसी। ये क्या होते हैं, ये कवक हैं, ये क्या है, ये फंजाई है। तो इसमें पूर्व केंद्रकी नहीं है। ये जो माइकोबैक्टीरिया एक जीवाणु है, नाइस्टाक एक साइनोबैक्टीरिया है, ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक को क्या कहा जाता है, पूर्व केंद्रकी कहा जाता है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, ए। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है, किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, ए, मतलब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस, हिंदी में होता है रसायन संश्लेषणी। हालांकि ये भी कहना चाहिए ऑटोट्रॉफ से ही होते हैं, स्वयंपोषी ही होते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये कीमोसिंथेसिस होते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया आते हैं या तो कहना चाहिए हाइड्रोजन से, या फिर सल्फर से, या फिर H2S से, या फिर आयरन से, लौह तत्व से कीमोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो इनमें कहना चाहिए ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं होती है। क्लियर। और जो अन्य बैक्टीरिया है जो कहना चाहिए यदि मान लो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाई जाती है, तब उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है,
उत्पत्ति होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट कोच की अवधारणाएं किसमें लागू नहीं होती है। तो रॉबर्ट कोच नामक एक साइंटिस्ट है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। ये जो रॉबर्ट कोच है इनको मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहा जाता है, इनको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्होंने कहना चाहिए रोगों के संबंध में एक सिद्धांत दिए थे, एक अवधारणाएं दिए थे। तो उनका जो अवधारणा है अन्य रोगों पर तो लागू होता है, लेकिन एक कौन सा रोग है जिसके ऊपर कहना चाहिए इनकी जो अवधारणाएं हैं लागू नहीं होती है। तो उत्तर है कुष्ठ रोग। उत्तर है कुष्ठ रोग। ये एक बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से एक लिप्रोसी नामक डिसीज होता है जिनको हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है। ये त्वचा में होने वाली रोग होती है। जो हमारे जो स्किन होते हैं उसमें कुछ दर्द रहित धब्बे बनते हैं, दर्द रहित धब्बे। क्योंकि उसमें दर्द नहीं होते हैं तो हम लोग ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुष्ठ रोग क्या होती जाती है, त्वचा में फैलती जाती है, फैलती जाती है और पूरी शरीर की त्वचा में क्या हो जाती है, ये फैल जाती है। और कहा जाता है अंतिम स्थिति में जब ये इनका परिणाम अंतिम स्टेज में होता है तो त्वचा गल कर गिरने लगती है। मतलब बहुत ही ये कहना चाहिए डेंजर डिसीज़ है। लेकिन ये रोग वर्तमान में नहीं पाई जाती, लगभग ये उन्मूलन की ओर है। एक समय अपने देश में ऐसे आ गया था जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता था। आज भी कुछ राज्यों में कुष्ठ रोगी जो व्यक्ति वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में पुनः वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर। ये रोग वर्तमान में उन्मूलन की ओर है क्योंकि इनके लिए कहना चाहिए MDT कुछ टेबलेट आते हैं, ये कहना चाहिए कारगर सिद्ध हुए हैं। क्लियर। तो रॉबर्ट कोच की जो अवधारणाएं हैं कुष्ठ रोग पर लागू नहीं होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण की क्रिया किस ताप पर होती है। पाश्चुरीकरण की क्रिया किस ताप पर होती है। जैसे कि हम लोग घर में दूध लेते हैं, दूध को हम लोग कम टेम्परेचर में, दूध को हल्के टेम्परेचर में आधे घंटे तक गर्म करते हैं। तो कम टेम्परेचर में, कम तापमान में हम लोग आधे घंटे तक क्यों गर्म करते हैं, क्योंकि दूध में क्या पाई जाती है, कई प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है, जैसे लैक्टोबैसिलस पाई जाती है। जो दूध में पाए जाने वाले जो लैक्टोस होते हैं, दूध में पाए जाने वाले जो लैक्टोस होते हैं उसको कहना चाहिए लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। तो लैक्टिक एसिड बनती है तो दूध क्या हो जाती है, खट्टा हो जाती है, और दूध दही में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। हालांकि जो दही होती है उसको दूध से ही अच्छा माना जाता है क्योंकि दही में विटामिन B12 पाई जाती है और विटामिन B12 के साथ में कुछ कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। लेकिन कहना चाहिए जो अधिकांश भारतीय दही को पसंद नहीं करते हैं, दूध को पसंद करते हैं, मतलब खट्टा दूध को पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए उनको आधे घंटे तक मतलब 30 मिनट तक हल्के टेम्परेचर में गर्म करते हैं। तो लगभग हल्के टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो सकता है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो सकते हैं। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस मतलब कम टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम लोग लो रखते हैं और आधे घंटे तक गर्म करते हैं, तब दूध में पाई जाने वाली जो बैक्टीरिया होती है वो सामान्यतः कम हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है तो दूध कहना चाहिए जल्दी खट्टे नहीं होते हैं। जैसे सुबह हम लोग कहना चाहिए गर्म कर दिए तो उस दूध को हम लोग आसानी से शाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो ये पाश्चुरीकरण की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है, बी है। उत्तर क्या है, बी है। देखिए यहाँ पर ये 30 मिनट, यहाँ पर भी 30 मिनट है, लेकिन यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है। बाकी ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्रजनन के लिए एंडोस्पोर्स के निर्माण किस जेनरा में होता है। जेनरा मतलब जीनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो बैक्टीरिया होती है उसमें 3 प्रकार का क्या होते हैं, प्रजनन होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
एक होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक होते हैं एसेक्सुअल और एक होते हैं सेक्सुअल। क्लियर। इसके लिए तो कहना चाहिए दो जीव की आवश्यकता पड़ती है और ये तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके लिए केवल एक जीव की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ हाइड्रा। हाइड्रा तो सभी देखे हैं। हाइड्रा में एक छोटा सा बड बनता है, एक छोटा सा बड बनता है, कलिका बनता है। वह बड या कलिका धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बाद में मातृ पौधे से अलग हो जाती है और एक नया हाइड्रा बन जाती है। वो कहना चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। उसी प्रकार से जैसे कि कुछ कृमि है, हाइड्रा है, केचुआ है, इनको हम लोग कहना चाहिए बीच से काट देते हैं, मतलब दो भागों में काट देते हैं, तो दोनों अलग अलग कहना चाहिए कृमि बन जाते हैं या फिर दो नए हाइड्रा बन जाते हैं। ये भी कहना चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है, रीजनरेशन कहा जाता है। पहले वाले को बडिंग। जैसे कि फिजन, बाइनरी फिजन, मान लो कहना चाहिए एक हाइड्रा है, एक अमीबा है, एक जीवाणु है, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं धीरे से और दो अलग अलग जीवाणु बन जाते हैं। ठीक है, तब इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में कई कहना चाहिए एक साथ विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहिए एंडोस्पोर्स का निर्माण, कोनोडिया का निर्माण, ये सब कहना चाहिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या होता है, ये प्रकार होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रतिकूल स्थिति से बचाने के लिए एंडोस्पोर्स का निर्माण करते हैं, कुछ कोनोडिया का निर्माण करते हैं। ये सब कहना चाहिए एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या होते हैं, प्रकार होता है। तो आपको बताना है किस जेनरा में प्रजनन के समय एंडोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, बेसिलस व क्लोस्ट्रीडियम। बेसिलस मतलब छड़ाकार बैक्टीरिया है और क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया होती है, इनकी एक प्रजाति है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिनसे कहना चाहिए टिटनेस नामक डिसीज होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि। कुछ बैक्टीरिया या अधिकांश बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो अधिकांश नमक वाले अचार में जीवित नहीं रह सकते हैं। हम लोग घरों में कहना चाहिए अचार बनाते हैं, उसमें हम लोग अत्यधिक मात्रा में नमक को मिला देते हैं। ठीक है, तो नमक वहाँ पर कई कार्य कर सकते हैं। एक तो कहना चाहिए प्रिजर्वेशन का कार्य करता है, ठीक है, उसको संरक्षित प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते हैं। तो उसका उत्तर यहाँ पर क्या है, सी है, प्लाज्मोलाइसिस। क्या है, प्लाज्मोलाइसिस के कारण जीवाणु क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस का एक उदाहरण बता रहा हूँ। मान लो कहना चाहिए ये क्या है, जीवाणु का कोशिका है। जीवाणु का क्या है, ये कोशिका है। ठीक है जी, ये जो जीवाणु का कोशिका है, मान लो कहना चाहिए ये पात्र है। ठीक है, इसमें कहना चाहिए वाटर है। इसमें क्या है, इस बीकर या पात्र में वाटर है। क्लियर। तो मान लो ये जो जीवाणु है और ये सामान्य वाटर है, समुद्री वाटर नहीं है, ये फ्रेश वाटर है। ये क्या है, ये फ्रेश वाटर। वाटर दो प्रकार का है, एक है फ्रेश वाटर स्वच्छ जल और एक होता है मेरीन वाटर समुद्री जल। तो पहले लेते हैं फ्रेश वाटर और ये है जीवाणु कोशिका। तो यदि मान लो कहना चाहिए यहाँ पर कंसंट्रेशन देखना है कि किनकी कंसंट्रेशन अधिक है, किनकी कंसंट्रेशन अधिक है। तो चूंकि ये फ्रेश वाटर है तो इनकी कंसंट्रेशन कम है, इनकी कंसंट्रेशन कम है और इनकी कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर जब ऑस्मोसिस की क्रिया होती है तो यहाँ पर कहना चाहिए यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होती है। यहाँ पर क्या होती है, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होती है। मतलब जो फ्रेश वाटर होती है उनकी जो वाटर होती है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, तो वो कहना चाहिए
ऑस्मोसिस है, अंतः प्रसरण। क्लियर। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये कहना चाहिए, मान लो ये एक बीकर है और ये जीवाणु की कोशिका है। अब यहाँ पर जो कहना चाहिए हम लोग वाटर लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। ये वाटर मान लो कहना चाहिए समुद्री वाटर है। क्या है ये, मेरीन वाटर है। ठीक है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, अधिक होती है, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर एक्जोऑस्मोसिस होगा, मतलब जीवाणु की जो कोशिका होती है, इसमें जो जीव द्रव्य होती है, जीव द्रव्य में वाटर होती है, बाहर की ओर आती है। तो बाहर की ओर आती है तो यहाँ पर एक्जोऑस्मोसिस की क्रिया होती है। तो यहाँ पर कहना चाहिए यही क्रिया लागू होती है। जो बैक्टीरिया है अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया, मतलब एक्जोऑस्मोसिस क्रिया होगी यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें नमकीन है। समुद्री जल में क्या है, NaCl है, नमक है। तो यहाँ पर एक्जोऑस्मोसिस की क्रिया होती है। तो ये जो जीवाणु कोशिका है, इनके वाटर बाहर निकलती है, एक्जोऑस्मोसिस, तो बाहर निकलेगा। तो धीरे से कहना चाहिए कोशिका की आकार क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। सभी वाटर निकलते जाएंगे तो अंदर की गुहा की आयतन छोटी हो जाती है, और एक ऐसे समय आ जाएगा कि कोशिका की क्या हो जाती है, वाटर की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। हिंदी में बोलेंगे इसको जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, तो जीव द्रव्य बहुत छोटी हो जाती है, सभी वाटर एक्जोऑस्मोसिस से बाहर निकल जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रह सकते हैं, उसका कारण क्या है, उत्तर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनोमाइसिटिस के संबंध में गलत कथन है। तो आपको बताना है एक्टिनोमाइसिटिस के संबंध में गलत कथन। क्लियर। तो यहाँ पर सभी कथन को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कहना चाहिए पहला है, ये तंतुवत जीवाणु का एक समूह है, ये भी सही है। जो एक्टिनोमाइसिटिस होती है उसको फिलामेंटस बैक्टीरिया का एक ग्रुप माना जाता है। क्लियर। ये कवक माइसिलियम के समान होते हैं, ये भी सही। इनको हम लोग देखेंगे तो इनमें कवक के समान, माइसिलियम मतलब कवक जाल के समान होती है। इनसे अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक से बनाए जाते हैं जो प्रभावी भी होते हैं, ये भी सही। ये नील हरित शैवाल भी कहलाते हैं, ये कहना चाहिए गलत है, क्योंकि नील हरित शैवाल तो हम लोग साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस को नहीं कहते हैं। तो उत्तर क्या है, डी। आगे है, इनमें से कौन आर्की बैक्टीरिया नहीं है। आर्की बैक्टीरिया मतलब ओल्ड बैक्टीरिया, हद बैक्टीरिया। तो इसमें आपको बताना है कौन आर्की बैक्टीरिया नहीं है। आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल मतलब जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर मेथेनोजेंस, ये कहना चाहिए जो केटल होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके आहार नाल में पाई जाती है और मेथेन गैस उत्पत्ति करते हैं। क्लियर। सेकंड है हेलोफाइल्स, मतलब साल्ट आर्की बैक्टीरिया, मतलब कुछ आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो अधिक साल्ट वाले वाटर में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उसके बाद थर्मो एसिडोफिल्स, कुछ आर्की बैक्टीरिया गर्म जल में पाए जाते हैं। थर्मो मतलब गर्म, तो कहना चाहिए गर्म होती है और अम्लीय होती है, इसमें कुछ आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ये भी सही। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या मिलेगा, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर कहना चाहिए फ्री लिविंग, जो भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और वायवीय होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एजेटोबैक्टर यू बैक्टीरिया है, मतलब आर्की बैक्टीरिया नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कोनोडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अभी आप लोग को बताया था सेक्सुअल 3 प्रकार के होते हैं, उनमें कहने चाहिए एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, जिनमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, 2 जीव भाग नहीं लेते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भाग नहीं लेते हैं, इसमें गेमेट नहीं बनेंगे, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसमें कहना चाहिए वेरिएशन भी नहीं होगा, तो विकास भी नहीं होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न कहना चाहिए
जो चाइल्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं, क्योंकि ये माता पिता के समान होते हैं, रेमेट या फिर क्लोन कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी बैक्टीरिया है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कोनोडिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बताया था मैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एंडोस्पोर्स का निर्माण करते हैं, उसके अंतर्गत बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम जो जेनरा है। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया कोनोडिया का निर्माण करते हैं, ये भी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए ही निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कहने की उत्तर क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। यहाँ पर उत्तर क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कोनोडिया का निर्माण करते हैं। बेसिलस गलत, क्लोस्ट्रीडियम गलत, ये दोनों कहना चाहिए किसका निर्माण करते हैं, एंडोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कोनोडिया का निर्माण करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आज का कहना चाहिए जो फिफ्थ टेस्ट है और किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो थर्ड टेस्ट है ये यहीं पर समाप्त होता है। क्लियर। तो आप लोग यदि नीट बायोलॉजी में आप प्रथम अटेम्प्ट में ही अधिक से अधिक अंक लाना चाहते हैं या फिर आप बायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव को आप लोग सब्सक्राइब से करिए। और आपके जितने भी जो मित्र हैं जो बायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, 12वीं बायोलॉजी में आप 95 अंक लाना चाहते हैं, चाहे आपका सीजी बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, क्योंकि कहना चाहिए आजकल पूरे देश में एक ही सिलेबस लागू हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी पर आधारित। तो मेरा जो मुख्य लेक्चर है वो कहना चाहिए एनसीईआरटी पर ही आधारित है और इसमें कहना चाहिए कुछ अन्य लेखकों का भी समावेश है। और इसमें लगभग 10 से 12 से 15 साल का कहना चाहिए जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है, पीएमटी में आए हुए क्वेश्चन है, व्यापम या फिर पीएससी या फिर यूपीएससी में आए हुए जो क्वेश्चन है, चाहे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का जो पीजीटी भर्ती हो, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए उनका इसमें समावेश है। तो यदि आप बायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जल्दी से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब से करिए, लाइक करिए। यदि किसी प्रकार का कोई समस्या है या फिर आप कौन से चैप्टर का अध्ययन करना चाहते हैं तो यूट्यूब के नीचे में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख कर जरूर भेजें, यहाँ पर आपको ज़रूर कोई सुझाव दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। जो अगला कहना चाहिए किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, उसका हम लोग पहले थ्योरिकल अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए केवल इतना ही।